यस आप सर, लोग कल का रिजल्ट आ गया। 25 तारीख को कोई जो टेस्ट था शायद AITS था ना आपका 25 तारीख को। सर यस यस सर। सर। हाँ, आप लोग का रिजल्ट आया है आपके बैच का मेरे पास। एक सेकंड ना, 25 जनवरी। हाँ, तो अम, तन्वी हैं क्या सोनीपत पाठशाला से? आए हैं आज? तन्वी जी आई हैं। बहुत बढ़िया मार्क्स इनके फिजिक्स में 175 हैं, और आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं ये मार्क्स, क्योंकि बाकी हैं नहीं कोई। तो 175 बहुत ही ज़्यादा नंबर हैं आपके। सर आए? तन्वी आती नहीं है सेंटर पे कभी भी। आती नहीं है तन्वी जी? नहीं सर, बस वो टेस्ट देने आती है। अच्छा, टेस्ट देने आती हैं, ठीक है। हमने उसे कभी नहीं देखा। हाँ, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों याद आ रहा है, जब हम लोग पोल वोल कंडक्ट करते हैं तो शायद रहती हैं, हो सकता है। नहीं उसके सर, वो बाद कभी क्लास नहीं आई। अच्छा, आदिबा आई हैं? आदिबा? सर आज नहीं आई आदिबा। आदिबा हमारी आदिबा क्लास से नहीं है। जौनपुर पाठशाला से, शायद जौनपुर से हैं। आदिबा जी की मार्क्स बहुत बढ़िया हैं, वेरी गुड। जूलॉजी में, मतलब बायो में तो पूरे ही पूरे हैं, केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया है, फिजिक्स में थोड़ा सा कम रह गए हैं, जैसा कि फिजिक्स का पेपर आप लोग बता रहे थे इस बार ठीक आया था, अच्छे आया था। मार्क्स बहुत बढ़िया है ओवरऑल। टेस्ट रैंक भी अच्छी है, 258। फिर हैं नवाजीश अलीगढ़। यस सर यस। नवाजीश बढ़िया मार्क्स हैं आपके, बायो में तो कुछ भी गलत नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ठीक है, फिर भी बढ़िया मार्क्स हैं, 341। उसके बाद सुवालेहा, मैं अगर नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो आप बताइएगा। सुवालेहा मुरादाबाद पाठशाला से हैं, और बायो बहुत ही बढ़िया था, केमिस्ट्री में फुल है, फिजिक्स में थोड़े से कम रह गए, कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया है। 90% लगभग मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हेमंत हैं, ये टॉप 5 हैं, नरनौल पाठशाला से हैं हेमंत। बढ़िया नंबर है, 90% है ओवरऑल, ठीक है, रैंक भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये है। और फिजिक्स में बच्चों थोड़ा सा इस बार नंबर थोड़ा कम आए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में सिलेबस क्या था बच्चों इस वाले AITS का? 2 चैप्टर, पहले वाले 2 चैप्टर 12th के थे और बाकी पूरा 11th था ना? सर सर 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर, 2 11 के और 2 12th के आखिर के। 2 वो 11th के वेव थे, 2 और 12th के थे, ऑसिलेशन। ऐसा था? यस सर यस सर। वेव ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज, और फिर उसके बाद में पोटेंशियल वाला चैप्टर अच्छा, था। पिछले ITS का इंक्लूड नहीं हुआ था क्या इसमें? सर वो दोनों का ये जो है उसका रीटेस्ट था ना सर, ये वाला जो 25 तारीख को जो हुआ था, राइट वो राइट। पिछले वाले AITS का, ये AITS का सर, अच्छा अच्छा। पूरा 11। यस सर यस। सर थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है सर, सिली मिस्टेक्स। पेपर इस बार मुश्किल आया था क्या कुछ AITS का, ये जो आप लोग दिए थे इस हाँ बार? सर, मतलब दोनों के पेपर तो अब थोड़ा टफ बना दिया सर, इसमें काफ़ी टफ, मतलब, और जैसे मैं आकाश के भी देता हूँ ना सर, तो उसके मुकाबले में थोड़ा टफ आ रहा है यहाँ, मतलब अच्छा, ओके, फिजिक्स का पेपर तो टफ आ रहा है सर। ठीक। तो मार्क्स तो थोड़ा बायो में तो आप लोगों ने जितने बच्चों के नाम मैंने देखे हैं अभी, और मैं देख रहा था, तो बायो में तो लगभग लगभग सबका अच्छा है। बायो का पेपर इस बार कैसा था आप लोग के हिसाब से, मतलब मतलब जैसा बायो का भी, हाँ, मतलब पिछली मरतबा जो AITS हुआ था ओरिजिनल वाला, तो उसमें तो थोड़ा टफ था, लेकिन उसके मुकाबले में इसमें तो थोड़ा सा आसान था, हल्का सा, इस लेकिन बार ठीक था आसान पेपर, था? अच्छा। ओके, जैसा हाँ, मतलब आप नीट से थोड़ा एक्सपेक्ट सा। करते, टिपिकल क्वेश्चंस वही थे, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था, है ना, अलग यस से सर, कुछ? मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का था सर, थोड़ा सा ऊपर अच्छा, लेवल का थोड़ा सा उससे ऊपर था, इतना आया ठीक है। करते थे, हाँ, मतलब फिर भी नीट से लेकिन थोड़ा सा काफी लोग ऊपर फिर का भी बायो में पूरे पूरे नाम मार्क्स लेके आए, तो बढ़िया है, ठीक है। था। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए। अब तो सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट, हम लोग लास्ट स्टेज में है, ठीक है। यस सर दो यस सर। मैक्सिमम 10 या 12 लेक्चर और लगेंगे हमारे सिलेबस का आज के बाद, तो काफ़ी, तो आप लोग खूब सारा मेहनत करिए और सर पढ़ाई आज, करिए। सर हमारा सर आज शायद अलीगढ़ में लास्ट क्लास हो सर आज, क्योंकि फिर उसके बाद में कोटा जा रहे हैं ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मतलब कोई ऐसा बैच बनाया गया है सर, उसमें जो है फिर कुछ बच्चे जो टॉप, हर पाठशाला के टॉपर थे सर, उनको जो है वहाँ बैच में भेजा जा रहा है अरे वाह, अरे कोटा। वाह। तो वहाँ पे तो उसमें रेजिडेंशियल सर, है आप लोग का, रहने वहने का भी यस सर प्रोग्राम? यस सर यस सर, सब उनका सब सब पूरी फैसिलिटी उनकी तरफ से है सर, हमें बस जाने जाना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कब से शुरू है सर वहाँ पे उसमें क्लासेस? 3 फरवरी से वो शुरू होंगे वहाँ, और 30 अप्रैल तक चलेगा। 3 फरवरी से 30 अप्रैल तक, पूरा लास्ट तक, है ना? यस सर यस सर सर ये यस क्या चलिए, सर। बोल रहे हैं?
और आपका आशीर्वाद अरे थोड़ा सा बहुत बहुत बढ़िया, आप मेहनत करिए, खूब तो पूरे साल भर लगे रहो, बढ़िया है। और यस सर किसी को यस सर। किस रैंक सर तक बुलाया गया? हाँ, सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कुछ बैच बन रहा है, मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं पता करूंगा। कोई बैच बन रहा है, उसमें शायद हर बैच से कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है और कोटा में पढ़ाई होगी। तो कितने और किसी को आया, कितने हर बैच से कितने बच्चों मेरे को ख्याल बुलाया सर गया हर कोई? हर सर हर पाठशाला से मेरे ख्याल से एक ही बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन अलीगढ़ से 2 को बुलाया गया है। अच्छा, हर अलीगढ़ पाठशाला पाठशाला से से लगभग लगभग एक बच्चों को बुलाया गया, बाकी सब जगह तो ठीक अलीगढ़ है। से 2 को बुलाया गया था सर, एक मैं था, एक लड़का और था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। कनक ने जाने से मना कर दिया है। चलिए, बढ़िया बढ़िया है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया जाइए वहाँ पढ़ाई करिए। और कोटा का थोड़ा सा माहौल भी ऐसा है कि वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे और आपको कंपटीशन का अंदाजा होगा, तो बढ़िया है, वहाँ पे अच्छा माहौल है, आप बढ़िया 100% दीजिए। लेकिन सर आपकी याद बहुत आएगी सर। अरे तो आपसे हम लोग पढ़ते तो पढ़ते कनेक्ट पानी हो ही में जाएंगे, पड़े। कभी भी कनेक्ट कर लीजिएगा आप। यस सर यस सर यस सर ठीक है, बिल्कुल। चलिए आइए। यस हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने कल रिफ्रैक्शन शुरू कर दिया था, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बेसिक बेसिक डिस्कशन किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में मैंने आप लोग बताया था कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और बेंड कर जाएगी, है ना, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, मतलब कुल मिला के अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल है मान लीजिए, और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। अब ये डेविएशन आता है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पीड चेंज होने से डायरेक्शन कैसे बदल जाती है प्रोग्रेशन की, वो हम लोग वेव फ्रंट में पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए ये सिचुएशन है कि ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो जो आप ये डायग्राम देके बता सकते हैं कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा? एयर मीडियम होगा और दूसरा सर डेंसर म्यू2 हो वाला जाएगा। डेंसर होगा, हाँ हाँ, म्यू2 वाला डेंसर म्यू1 होगा रेयर होगा। और म्यू1 वाला रेयरर होगा, ठीक है। तो म्यू2 डेंसर होगा और म्यू1 रेयरर होगा। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है रे, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने डिफाइन किया, तो बच्चों बताएंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? सर वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी यस मीडियम, है ना, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको लिखते हैं हम लोग म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने कुछ और डिस्कशन किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस नीचे है, ठीक है, ऊपर एयर है मान लीजिए, और नीचे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई लिक्विड है या ग्लास रखा हुआ है कुछ, तो जो अपेरेंट डेप्थ होगी डी डैश, ये बराबर हो जाएगी डी डिवाइडेड बाई म्यू, है ना। और ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, मैं मान लेता हूं कि एयर में ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो जो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगी वो म्यू टाइम्स डी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बेसिक बेसिक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में डिस्कशन कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा और कुछ सवाल करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए बच्चों, एक सिंपल सा सवाल है, बताइए मुझे आंसर। क्रिटिकल एंगल है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिटिकल एंगल भी मैंने पढ़ाया नहीं, एक सेकंड, क्रिटिकल एंगल पढ़ने के बाद करेंगे। ये वाला कर सकते हैं। जो भी आंसर आया बता दीजिएगा बच्चों।
जो नहीं कुछ मैच कर रहा है क्या, कोई आंसर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके। एंगल ऑफ निकल इंसिडेंस रहा है हमारा। इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का 2 गुना है, और लाइट रे जो है वो एयर से जा रही है किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 टाइम्स n। ठीक है, तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो चूंकि बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस का आंसर में पूछा गया है, तो हम लोग बोलेंगे इसको आई मानेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा I/2। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये हो जाएगा I/2। ठीक है, तो म्यू वन साइन आई, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और साइन आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। म्यू2 है तो √2n इंटू साइन आर, आर की जगह रख देंगे बच्चों I/2। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। अब चूंकि I/2 इधर बन रहा है बच्चों, तो इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 बराबर √2n साइन I/2। ये बच्चों डबल एंगल वाला फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ दोनों साइड से साइन I/2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा कॉस I/2 बराबर √2n डिवाइडेड बाई 2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा √n/2। ठीक है, तो I/2 बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ √n/√2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I बराबर 2 कॉस इनवर्स √n/2। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास 2 कॉस इनवर्स √n/2 लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, आप लोगों को तकलीफ कहाँ हो रही थी, क्या चीज़ आप लोग सोच नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या? तो उस पे हम लोग एंगल डिस्कस। आर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, आपने एंगल तो आर थोड़ा सा निकाल इसको दिया। ये तो सर इक्वेशन तो बना लेता था, लेकिन थोड़ा सोल्व नहीं कर पा रहे थे इसको ओके थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर और सवाल करते हैं इन्हीं पे बेस्ड। सर रुक जाइए। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। अब भी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए लिखिए, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। डन सर। ठीक बच्चों, इसी तरह से सेम कुछ और सवाल करते हैं जो इसी पे बेस्ड हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए थोड़ा सा। जो किसी का आंसर आ जाए, बताना चाहें तो बता सकते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। लास्ट वाला। एक मिनट, एक मिनट सर। हम्म।
बच्चों एक चीज बताइए, फ्रीक्वेंसी को चेंज होना होगा या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी? तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी सर। फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और लास्ट वाला नहीं हो सकता, तो Yes, बी या sir. सी में से कोई आंसर होगा आपका, सेकंड या थर्ड में से। सर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सर सेकंड बैठा, सेकंड सेकंड हो जाएगा। सेकंड बी वाला। यस सर। देखिए बच्चों, चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। तो इसमें जो स्पीड है वो हम लोग कुछ, देखिए v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कारण क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो सेकेंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड v1 मानते हैं, वेवलेंथ लैम्डा 1 लेना होगा, स्पीड v2 मानते हैं तो वेवलेंथ लैम्डा 2 लेना होगा, और ये v1 और लैम्डा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जैसे आप स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो μ1, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 साइन i बराबर μ2 साइन r साइन 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो μ1 होता है उसको लिखते हैं c बाई v1 साइन 45 डिग्री 1 बाई लैम्डा 1, μ2 को लिख देंगे c बाई v2 साइन 30 डिग्री 1 बाई 2, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 में रिलेशन चाहिए, तो देखिए v1 की जगह लिख देंगे f लैम्डा 1 और v2 की जगह लिख देंगे f लैम्डा 2, तो f लैम्डा 1 और ये हो जाएगा f लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, √2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा 2 बराबर आ जाएगा लैम्डा 1 बाई √2, तो लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 बाई √2, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बच्चों अगला रुक सवाल लगाऊं जाइए। अगर लिख लिया हो आप सबने तो? मैं वेलोसिटी का जाइए। रिलेशन, वेलोसिटी सेम रहेगी क्या सर? वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं सेम रहेगी, वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। सर इसमें तो दिखा दिया, लेकिन दिखा रखा है ना इसमें। क्या क्या हुआ? इक्वेशन दे रखा है, तो इक्वेशन में तो दे रखा है सर, इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है ना वेलोसिटी। v2 बराबर v1, ये फ्रीक्वेंसी है, अच्छा सर, समझ फ्रीक्वेंसी को न्यू1 है एक्चुअली, न्यू तो वो v जैसा दिख रहा है पर वो फ्रीक्वेंसी है। डन सर। ठीक, अगला सवाल करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे, गड़बड़ नहीं करिएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड वन, थर्ड ऑप्शन। ओके ओके। तीसरा वाला होगा सर। ठीक है बच्चों, इसमें समय लग गया आप लोग को? सवाल वैसे बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके। देखिए रे कुछ इस तरह से जा रही है, अगर आप इनिशियल पाथ ऑफ द रे देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, इनिशियल पाथ ऑफ द रे, और ये होगा आपका डेविएशन, ठीक है। तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंटर कर रही है, और
with interface of air medium surface after refraction the light rays deviated through an angle of 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से लाइट रे डेविएट हो जा रही है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये आप समझ गए होंगे 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअल में 30 डिग्री होगा। फिर पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी ये म्यू पूछ दिया गया आपसे और एयर से आ रही है, तो आप लिख देंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई, तो म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर 1/2। यहाँ से देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू का वैल्यू आ जाएगा √2 का मतलब हो गया 1.414, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक, अगला कुछ बच्चों और सवाल करते हैं जो हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे सर फॉर्मूले। अभी नहीं हुआ। अरे लिखिए लिखिए। बदलें बच्चों स्लाइड अभी या अभी कर रहे हैं आप लोग? ठीक डन सर। ठीक ठीक, चेंज करता हूँ बच्चों स्लाइड में। देखिए थोड़ा सा और हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे बेस्ड। ये देखिए एक सवाल, तो पहले वाले क्वेश्चन में से इसमें से म्यू इक्वल टू √2 कैसे आया? क्या कह रहे हैं? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में म्यू इक्वल टू √2 कैसे आया? समझ नहीं आया वो। ओ, उसमें स्नेल्स लॉ, चलिए मैं लगाता हूँ, बताता हूँ। 1.11 तो करीब दोनों तरफ 1/√2 Effective index। 1/√2 था, तो सर दोनों तरफ नहीं नहीं कट नहीं जाने नहीं, चाहिए। वो मैंने कैंसिल करने के बाद 1/√2 लिखा था। एक्चुअली इस तरह से था कुछ, 1 इंटू साइन आई, तो साइन 45 डिग्री था और यस सर। बराबर दूसरा वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था और उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 30 डिग्री था, तो साइन 30 को 1/2, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि ये 30 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि एंगल ऑफ हाँ डेविएशन सर। 15 था, ठीक है। अब इसके बाद यस सर, इसको ये तो आ गया। 1/√2 लिख देंगे। तो मैंने एक्चुअली ना डायरेक्ट कैंसिल करके लिख दिया था कि ये √2 से ये कैंसिल होगा तो √2 रह जाएगा, ऐसा कर दिया अच्छा था। सर, ठीक ठीक तो है म्यू सर। का वैल्यू √2 आ जाएगा। सर हाँ 2.5 आ रहा है आंसर। कितना रहा है? 2.5। मैंने 1.1 का कुछ पूछा रहा था। 1.1 करके आ रहा है, ठीक है। कह रहा मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.2 मीटर, द डेप्थ ऑफ लिक्विड इज 2 मीटर, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब ध्यान से 0.1 आ रहा है सर। कितना रहा है? 0.1। 0.1 आ रहा है। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पूछा है तो आपका आंसर 1 से तो बड़ा आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, सबसे कम होता है एयर। तो कभी आपका जैसे सवाल हल कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर 1 से छोटा आ रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फिर देखना पड़ेगा आपको वापस से कैलकुलेशन। अब जैसे बोला मार्क एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.2 मीटर, डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 2 मीटर, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ इसमें आप निकाल लीजिए, ऊपर से देख रहे हैं तो एपरेंट डेप्थ होगा रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू। तो एपरेंट डेप्थ ये दिखेगा, ठीक है। यानी शिफ्ट कितना हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका एक फॉर्मूला भी निकालेंगे बच्चों, उसको याद रखेंगे इस सवाल के बाद से। तो मान लीजिए यहां पे मार्क था और लिक्विड की वजह से मार्क यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका शिफ्ट है, ठीक है। तो ये वाली दूरी हो गई आपकी एपरेंट डेप्थ डी एपरेंट, और ये हो गई ओरिजिनल डेप्थ,
इसको डी ओरिजिनल में बोल देता हूँ, है ना। अब ओरिजिनल डेप्थ, तो ओरिजिनल डेप्थ 2 मीटर सवाल में दी हुई है ना, 2 मीटर सवाल में दिया हुआ है, तो 2 डिवाइड बाय म्यू एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी टोटल, रियल माइनस, तो रियल बिल्कुल में से माइनस कर देंगे रियल में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर लेंगे। तो रियल डेप्थ था 2 और एपरेंट तो 2 माइनस म्यू, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको सवाल में कितनी दे रखी है, 0.2, ठीक है। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 बच जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू बराबर 0.1, तो 1 बाई म्यू बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.1, तो बन जाएगा 0.9, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.9, यानी 10/9 आ जाएगा अप्रॉक्स। बना जाएगा यस सर, यही आया था 1.1 1.1 आ रहा है, ये आ रहा है। यस सर। ठीक। अब बच्चों मैं शिफ्ट का ना आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ और ये आपको याद रखना है, शिफ्ट का रिजल्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो सवाल है इससे हमें रिजल्ट याद रखना है, शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से सवालों में यूजफुल होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो शिफ्ट का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो शिफ्ट बच्चों देखिए आप क्या करेंगे, ओरिजिनल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को घटा देंगे, तो डी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो जो शिफ्ट होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, डी टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू होती है, जहां पे डी ओरिजिनल डेप्थ है, ओरिजिनल डेप्थ, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो ये नोट करिए बच्चों, ये फॉर्मूला है और इसको याद रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मतलब डी डैश निकाल लेते हैं 2 में से 0.2 माइनस करके, फिर उसके बाद जो आपने फॉर्मूला बताया था डी डैश बराबर डी बाई म्यू, बिल्कुल तो फिर वैसे एब्सोल्युटली। तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं, इन्होंने बढ़िया सोचा कि सर 2 में से ना 0.2 को घटा देते हैं, है ना, क्योंकि राइज हो जा रहा है ना इतना, तो एपरेंट डेप्थ सीधे आ जाएगा 2 में से, अगर आप 0.2 को घटा देंगे तो 1.8 आ जाएगा एपरेंट डेप्थ, है ना। और फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो म्यू बराबर 2 डिवाइडेड बाय म्यू बराबर आ जाएगा 2 ओरिजिनल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.8 यानी 20 डिवाइडेड बाई 18, तो फिर से आप 10/9 पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सोच सकते हैं आप ऐसा। लेकिन बच्चों ये शिफ्ट का फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी यूटिलिटी क्या है शिफ्ट वाले फॉर्मूले की। डन है क्या बच्चों, हो गया सवाल ये वाला? सर रुक जाइए, लिखिए लिखिए लिखिए। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ मतलब जाएगा फॉर्मूले में पुट करके दिखाना, वैल्यू से कैसे निकालेंगे कौन से वाले फॉर्मूले में? इसमें? सर? यस सर। ओके, देखिए शिफ्ट क्या होता है बेटा, इसमें देखेंगे आप इस सवाल को पढ़ के आप कितना लग रहा है शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट की वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू है जो शिफ्ट दिखा रही है? 0.2। वेरी गुड, 0.2, तो 0.2 रख देते हैं शिफ्ट, ठीक है, बराबर डी की जगह क्या रखेंगे? ओरिजिनल डेप्थ। तो इस सवाल को पढ़ के बताइए ओरिजिनल डेप्थ कितनी है? सर 2 मीटर। 2, वेरी गुड। अब शिफ्ट में दिक्कत हुई थी कि क्या माने, समझ नहीं आता, अब आ गया समझ में सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। डन सर। ठीक। अब जो मैं थोड़ा सा ना आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ ना, शिफ्ट वाले फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एक तो आपसे जनरल इसी टाइप के सवाल पूछेंगे कि कभी होगा कि मछली पानी के अंदर है, बर्ड को देख रही है, बर्ड मछली को देख रही है, इस टाइप के सवाल आएंगे। या ऊपर एक ऑब्जर्वर है, वो पानी को देख रहा है ना, और वो कितना पानी ऊपर दिखाई देगा, इस टाइप के सवाल आएंगे। कई बार आपसे ऐसे बोल देगा कि एक पेपर है और उसके ऊपर एक पेपर वेट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब का ऐसा एक पेपर वेट रख दिया है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के पेपर वेट के ऊपर एक दूसरे मीडियम का पेपर वेट रख दिया है, ठीक है, और दोनों का आपको थिकनेस बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसका थिकनेस कुछ मान लीजिए T1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका
थिकनेस T2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए पेपर वेट्स रखे हुए, कुछ लिखा हुआ है, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। सवाल में आपसे पूछ देगा कि बताओ जब हम इसको ऊपर से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो बताइए ये कितना ऊपर दिखाई देगा, है ना। या कई बार सवाल आपसे ऐसे पूछ देगा कि एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क में 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और उसको T1 डेप्थ तक फिल कर रखा है, दूसरा लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसको T2 डेप्थ तक फिल कर रखा है। बताओ बॉटम पार्ट है जो ग्लास का, वो कितना आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट दोनों में आपसे शिफ्ट पूछ रहा है, पर सर हम लोगों ने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है शिफ्ट के लिए, यहाँ पे तो 2 मीडियम है, तो परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो पहला मीडियम शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा ये वाला मीडियम, और जो ये वाला मीडियम शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो इस केस में जो नेट शिफ्ट आएगी वो शिफ्ट प्रोड्यूस बाय फर्स्ट मीडियम, तो हो जाएगा T ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/μ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे ना D 1 - 1/μ, D क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने ये मान लिया कि इतने डेप्थ तक एक मीडियम है ना, तो जो मीडियम की थिकनेस होगी, जो मीडियम की डेप्थ होगी, वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 2 मीडियम है, एक मीडियम μ1 है, एक मीडियम μ2 है, एक का जो थिकनेस है T1 है, दूसरे का थिकनेस T2 है। तो इसमें जो शिफ्ट निकालेंगे वो लिखेंगे T1 पहले वाले की वजह से, तो लिखेंगे T1 T1 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/μ1। इसी तरह से जो दूसरी वाली स्लैब होगी उससे जो शिफ्ट प्रोड्यूस होगा वो लिखा जाएगा T2 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/μ2, ठीक है। ये नेट शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों जो इंडिविजुअल शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको उनको सिंपली जोड़ देना है, आपके पास नेट शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए भी वैलिड है, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड है, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आइडिया। तो अगर 3 रख दिया जाए तो पहले का शिफ्ट, दूसरे का शिफ्ट, तीसरे का शिफ्ट, अगर n रख दिए जाएंगे तो सब एक इंडिविजुअल सबके शिफ्ट जोड़ दीजिएगा बस। तो ये टी थिकनेस है ना? जी, T थिकनेस है, जो भी आप मीडियम रख रहे हैं उसका, जो भी ग्लास स्लैब या मीडियम जो कुछ भी रख रहे हैं उसका थिकनेस T है। एपरेंट डेप्थ बतानी है O की, तो ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, देखिए ओरिजिनल डेप्थ हो जाएगी 9, 8, 17, 17, 6, 23, पर आपको एपरेंट डेप्थ बतानी है कि ऊपर से देखने पे ये कितना मतलब क्या इसकी एपरेंट डेप्थ होगी। ओरिजिनल डेप्थ तो 23 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी ये पूछा गया आपसे। करिए सवाल, बताइए। तो 12 आ रहा है ओके गुड, और लोग करिए। सर। 11 आ रहा है। 11 आ रहा है सर। 11 आ रहा है, यस सर। यस सर। 11 आ रहा है, 11 ही आ रहा है सर। ठीक, आइए। तो किया क्या होगा आप लोगों ने, हर एक वजह से जो शिफ्ट प्रोड्यूस हुई होगी और फिर जोड़ दिया होगा। तो नेट शिफ्ट अगर हम लोग लिखना चाहें, टोटल शिफ्ट, तो पहले वाले की वजह से लिखेंगे तो 6 ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/μ, तो इसका μ 3/2 है, तो ये बन जाएगा 2/3, प्लस दूसरे वाले की वजह से लिखेंगे तो 8 1 - 1/μ प्लस 9 1 - 1/μ, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 1/3 बचेगा, तो 1/3 और ये बन जाएगा 2, प्लस ये बन जाएगा 4, प्लस बन जाएगा 2/3, 3 और 3 × 2 6। बच्चों कितना आ रहा था आप लोग का? यस सर, 12 ही आ रहा है। 12 भी आ रहा था। ये शिफ्ट है लेकिन बच्चों, है ना, ये शिफ्ट है 12 सेंटीमीटर, पर एपरेंट डेप्थ आपसे सवाल में पूछा गया है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग एपरेंट डेप्थ के लिए?
ये तो शिफ्ट है, शिफ्ट बिल्कुल सही है, आपका 12 सेंटीमीटर ही आएगा। 23 में से अपरेंट डेप्थ माइनस निकाला था कर हमने, हमारा 11 आया था सर। हाँ, अपरेंट तो डेप्थ ओरिजिनल एपरेंट डेप्थ देखिए, ओरिजिनल तो पॉइंट की पोजीशन 23 सेंटीमीटर नीचे है ना। एपरेंट डेप्थ तो जब आपने तीनों शिफ्ट जोड़ दिया तो आपको पॉइंट ओ यहां पे कहीं पे दिखाई देगा। मतलब कहने का कि एपरेंट डेप्थ आप तीनों शिफ्ट जोड़ देंगे तो पॉइंट ओ आपको यहां पे कहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। और शिफ्ट कितना हो गया है, तो शिफ्ट हो गया बच्चों कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 23 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा, तो जब 23 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ आपका 11 सेंटीमीटर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। शिफ्ट तो आपका ठीक है 12 सेंटीमीटर ही होगा, पर एपरेंट डेप्थ आपकी 11 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही होंगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी, जैसे हम लोग ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उसकी आंखों में जो रेज जा रही होंगी वो ऑब्जेक्ट से निकल के इस तरह से कुछ उसकी आंखों तक रेज जा रही होंगी। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे जैसे इधर है, ऊपर की तरफ इंसिडेंट रेज जा रही है, तो शिफ्ट भी ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो शिफ्ट होगा 12 सेंटीमीटर, पर नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही होती है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और क्लियर होगा ये। मान लीजिए कि मैं इधर एक बीच में ग्लास स्लैब रख देता हूं और इस ग्लास स्लैब का कुछ थिकनेस ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं कुछ 3, ठीक है। इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट राइट के साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगा? शिफ्ट तो होगा, पर राइट के साइड राइट शिफ्ट की होगा तरफ। या लेफ्ट के साइड? राइट सर, राइट की साइड राइट होगा। के साइड शिफ्ट होगा। कारण क्या है कि देखिए, इससे इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकल के ऐसे ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी आप शिफ्ट निकालेंगे वो एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये आएगी। मतलब अगर इधर से ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो ऑब्जेक्ट उसको ऐसा आगे थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा। एक और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ग्लास स्लैब ऐसी है और इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट रेज ऐसे गिर रहे हैं। मतलब कि अगर ये आपका बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो रेज यहां पे आके कन्वर्ज करते ऐसा। बच्चों ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा वैसे? मतलब ऐसे है अगर सिचुएशन तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सर। तो मान लीजिए बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से ना लेट्स से कुछ 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि जब रेज कन्वर्ज होंगी, यानी जब एपरेंट, क्योंकि यहां पे देखिए रेज कन्वर्ज होती हैं अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, जब रेज ग्लास स्लैब से पास करेंगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए जो एपरेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, जो एपरेंट पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, वो राइट के साइड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा? मतलब यहां पे बीच में रिफ्रैक्शन होगा रेज में, है ना, रिफ्रैक्शन होगा रेज में, और रिफ्रैक्शन के राइट की बाद तरफ शिफ्ट। रेज कहीं पे कन्वर्ज होंगी। तो अगर तो राइट की मिरर, तरफ शिफ्ट सॉरी, ये होगी। बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो रेज एक्चुअली यहां पे कन्वर्ज होती, पर ग्लास स्लैब लगा दिया है तो यहां पे कन्वर्ज नहीं होंगी, या तो इसके आगे राइट की कन्वर्ज साइड होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी पीछे। सर। किधर शिफ्ट होगा? हो जाएगी राइट की राइट तरफ। राइट साइड। की राइट साइड। के साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन इधर है। और कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो जितनी आप इसमें थिकनेस होगी और जितना इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा तो उतना शिफ्ट बता देंगे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज होंगी शिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सर। ओके,
डन सर। ठीक, एक सवाल करते बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा और आंसर करिएगा। ये फर्स्ट वाला केस बता दीजिए ना दोबारा से। कौन सा वाला? सो ये वाला जो वर्चुअल इमेज है, ये नहीं पहले वाला। ये वाला? ये सर। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब आप नहीं रखते तो ये रेज आके मान लीजिए पॉइंट ओ पे कन्वर्ज होते, ठीक है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो। पर चूंकि ग्लास स्लैब रख देंगे तो बीच में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये रे आएगी इंसिडेंट, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर बाहर निकल रही होगी तो फिर रेज आके कन्वर्ज करेंगी। तो जब आप ग्लास स्लैब रख देंगे तो ग्लास स्लैब रखने की वजह से क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज बनेगी जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेज बनेगी। तो अगर आप ये ग्लास स्लैब हटा देंगे तो रेज पॉइंट ओ पे कन्वर्ज होंगी, ग्लास स्लैब रख देंगे तो ये कन्वर्ज होंगी यहाँ पे, ओ के बजाय ओ डैश पे कन्वर्ज होंगी। तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, इतना शिफ्ट होगा, t टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इतना शिफ्ट होगा। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जो जिस डायरेक्शन से रेज आ रही होंगी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस Yes, बता। sir. अब मैं इसका एक एप्लीकेशन कराता हूँ कि आपको ना, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज आ रही होंगी, रेज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पर यूटिलिटी कहाँ बनती है, तो मैं एक आपको सवाल समझाने के लिए कराता हूँ। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको दूंगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा फिर आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों की प्रिंसिपल एक्सिस है और एक हम लोगों ने मिरर रख दिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस मिरर की फोकल लेंथ है लेट्स से 20 सेंटीमीटर, और बच्चों इसके सामने ना हम लोगों ने एक ऐसा ग्लास स्लैब रख दिया है। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कुछ ले लेते हैं लेट्स से 3 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 3 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट रखना है बच्चों इसके सामने, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, कहीं पे इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखना है, और बताना है आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, इससे दूर, मिरर से दूर कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, मिरर से दूर कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, सच दैट इमेज फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसको देखिए पूरा बेसिक से आपको सॉल्व नहीं करना है कि सर इसको x मान लेंगे या u मान लेंगे और फिर इमेज भी डिस्टेंस u के बराबर रख देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। आप जब भी बच्चों ऐसे सवाल आए ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कि उसकी इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, तो आपको पहली चीज क्या सोचनी है कि कौन सी ऐसी पोजिशंस हैं इस मिरर के सामने जहां पे ऑब्जेक्ट रख दें तो ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बन जाए। आप थोड़ी देर के लिए इसको ग्लास स्लैब को भूल जाइए, आप लोग बता सकते हैं बच्चों किसी कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बहुत बढ़िया। यानी बच्चों देखिए हमें ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि हमें ये लगे कि मतलब ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि जब रेज इस ग्लास स्लैब से होके निकले, ठीक है, रेज इस ग्लास स्लैब से होके निकले तो मिरर को ऐसा लगे कि रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं, मतलब रेज ऐसे जब निकल के रिफ्रैक्शन के बाद रेज निकले तो ऐसा लगे मिरर से जब टकराएं तो मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेज ऐसे जाएंगे और अगर ये रेज को ऐसा लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है रेज, तो वापस से ऐसे का ऐसा ही रेज भेज देगा, ऐसे रेज अपने पाथ को ट्रेस करके जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये मतलब आपसे पूछ जाएगी कहां पे रखना चाहिए, तो इमेज आपको ऐसा रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगना चाहिए कि जो रेज आ रही हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इससे दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे ये 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। Yes, sir. और इसका जो आप इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा, है ना, इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा वो शिफ्ट कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ 42 जाएगा, आ रहा है। है ना, शिफ्ट इसकी वजह से आ जाएगा, थिकनेस t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो 1 माइनस 1 2 अपॉन म्यू, सेंटीमीटर से ठीक है। थिकनेस की वैल्यू मैंने 3 ले रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मान लीजिए 3, तो 1 माइनस 1/3, तो ये 2/3, तो 2 सेंटीमीटर का Yes, sir. शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट। तो जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे उससे 2 सेंटीमीटर
दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2 सेंटीमीटर की उसकी दूरी हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे और ये स्लैब रख देंगे तो स्लैब की वजह से शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और स्लैब की वजह से किधर शिफ्ट होगा? जिधर के साइड इंसिडेंट रेज जा रही होंगी। तो देखिए, इंसिडेंट रेज इधर जा रही है ना, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी ऐसे, फिर इधर रिफ्रैक्शन होगा, फिर जाके मिरर से टकराएंगी, और मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं। तो शिफ्टिंग के 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी 42 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं है, मान लीजिए ये नहीं होता, और मैं आपसे सवाल पूछता कि बताइए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का एक कॉनकेव मिरर है, कहां पे ऑब्जेक्ट रख दें कि उसकी इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए? तो आपके लिए बहुत आसान सा जवाब होता है कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे सर, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। पर हमने फिर बीच में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया और पूछा गया कि बताइए अब कहां पे रखा जाए ऑब्जेक्ट सच दैट उसकी इमेज वापस से ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। मतलब कि ग्लास स्लैब रख दिया बीच में, पहले ग्लास स्लैब नहीं था, अब बीच में कहीं पे ग्लास स्लैब रख दिया ऐसे, 3 सेंटीमीटर थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो आपसे पूछ दिया गया बताइए अब कहां पे ऑब्जेक्ट रखें सच दैट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे फिर से बन जाए। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो आपको यह सोचना है कि जो मिरर तक रेस पहुंचे ना, फाइनली मिरर को लगना चाहिए कि रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना चाहिए। पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाए तो शिफ्टिंग के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इसमें निकाला कि ये स्लैब शिफ्टिंग कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो स्लैब की शिफ्टिंग आ गई 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट कर देगी? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही होंगी। तो आप ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब इससे पास होगा ऐसे रेज जाएंगी और फिर ऐसे हो जाएंगी, है ना, तो इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के 2 सेंटीमीटर पीछे रखते हैं, यानी यहां से 42 सेंटीमीटर दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो रिफ्रैक्शन के बाद मिरर तक जो रेज पहुंचेंगी तो मिरर को लगेगा कि रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं। ठीक है, तो वो रेज को एज इट इज सेंड कर देगा वापस कि यहां जाएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा, फिर ऐसा, और फिर वापस से यहीं पे बन जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को 42 सेंटीमीटर रखना चाहिए, मिरर से 42 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, तब वापस से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। कोई डाउट है आप लोग को इसमें? मतलब सर 42 ओ सर सेंटीमीटर पर ही समझ में बन आ गया। जाएगी? हाँ, 42 सेंटीमीटर पे ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बनेगी। वो तो मिरर को लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही, बट रेज वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस से उस पे बना देंगी। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान ओके रखिएगा। सर। तो कभी भी समझ सवाल में आ आए ना, गया अभी सर। मैं लेंस में भी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर रखेंगे, तो वहां आपको बहुत इस तरह के सवाल मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। तो कभी ऐसा दिमाग आए सवाल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जरूर सोचिएगा। डन है क्या बच्चों? लिख लीजिए इसको अगर कुछ लिखना चाहें, और कर रहे हैं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ हाँ सर। लिखिए, लिख लीजिए, और कुछ डाउट हो, कोई चीज पूछना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों है, या डिस्कशन करना चाहते हो तो कर लीजिए। एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बच्चों, एक सवाल था जहां पे आपको शिफ्ट। सर ठीक, हो गया सर। ठीक, एक और सवाल देखिए इसी पे है, बताइएगा आंसर।
सर अभी नहीं हुआ था। ओके हो गया सर, हो गया सर। ठीक। देखिए बच्चों, एक सवाल करिए, पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गड़बड़ नहीं करिएगा। 7.5 आ रहा है। 7.5। यस सर। ओके यस सर 7.5 आ रहा है। ठीक है। A fish is at Then the sir, depth ये of सर 7.5 आ रहा है। ओके फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। तो आपने बच्चों एपरेंट डेप्थ निकाला है या शिफ्ट निकाला है, क्या निकाला है? शिफ्ट निकाला। शिफ्ट निकाली है सर। हाँ, शिफ्ट निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो इसमें थिकनेस की जगह कितना रखेंगे हम लोग, जैसे टी टाइम्स 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू है बच्चों 4/3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 और 1 माइनस 3/4 तो आ जाएगा 1/4, तो 30 इंटू 1/4 15/2 7.5 सेंटीमीटर। यही आ रहा था क्या बच्चों आप लोग का? यस सर। ठीक यस सर। ठीक है। तो डी डैश के कंसेप्ट से किया था। हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं आप लोग, अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए जैसे कि ये सवाल तो है और आपको मान लीजिए ऐसा दे दे बच्चों कुछ की एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऊपर से देख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मैंने बताया नहीं आप लोग को, हालांकि ऑब्जर्वर है और नीचे फिश है, ठीक है, और ये फिश ऊपर की तरफ मान लीजिए कुछ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फिश आ रही है। तो ऑब्जर्वर को किस स्पीड से आती हुई दिखेगी फिश? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 ले लीजिए। आपको बताना है फिश किस स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ आती हुई दिखेगी। कुछ सोच सकते बच्चों, या मतलब सॉल्व मत करिए, आप मुझे बताइए कि सर ऐसे सोचा जा सकता है, या हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, ये पढ़ा है इसके बेसिस पे। सर 22.5 आ रहा है। 22.5 आ रहा है, कैसे किया बेटा आपने, बताइए थोड़ा सा। सर जैसे वो डी एपरेंट निकालते थे ना हम, राइट, तो सर अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब वी एपरेंट इक्वल्स वी रियल बाई म्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, डी एपरेंट बराबर डी ओरिजिनल डिवाइडेड बाय म्यू है, दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ, चूंकि 1 अपॉन म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल डेप्थ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ, तो ये किस रेट से एपरेंट डेप्थ चेंज हो रही होगी वो हमें पता चल जाएगा, वो हमें निकालना है। तो एक्चुअली ये हुई वेलोसिटी एपरेंट, एपरेंट वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू और रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल डेप्थ। तो जैसे फिश ऊपर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रही है, तो यहाँ पे आप 30 रख दीजिए, है ना, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है। एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइड बाय म्यू, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, एयर में है और नीचे फिश को देख रहा है तो वी एपरेंट यहाँ पे हो जाएगी वी ओरिजिनल दैट इज 30 डिवाइडेड बाय म्यू 4 इंटू 3, तो बच्चों आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 4 45/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बच्चों अगर इसी का उल्टा पूछ दे आपसे कि मान लीजिए बोल दिया गया कि यहाँ पे फिश है, रेस्ट पे है, और ऊपर देखती है कि बर्ड है, नीचे की तरफ डाइव कर रही है लेट्स से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और यही 4/3 है, तो फिर बच्चों बताइए क्या होगा, फिश को क्या लगेगा कितनी स्पीड से बर्ड नीचे आ रही है? 20 सेंटीमीटर रहेगा। 20 से ज्यादा होगा या कम होगा? 1 से डिवाइड करेंगे ना आप सर, इसमें तो म्यू 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें मैंने बताया था बच्चों, जब ऑब्जर्वर नीचे है तो अब ये फिश देख रही है बर्ड को, है ना, अब सवाल की लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है।
80/3। 80/3। तो यस सर। फिश देख रही है बर्ड को और बर्ड नीचे आ रही है, तो सवाल में ये है कि फिश को बताइए कितनी स्पीड से बर्ड आते हुए दिखेगी। तो जब ऐसा सिचुएशन होता था कि ऑब्जर्वर पानी में होता था और ऊपर देख रहा था किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता है कि डी एपरेंट हम लोग लिखते हैं म्यू टाइम्स डी, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ मतलब जिस स्पीड से बर्ड नीचे आ रही है तो उसको रख दीजिए 20 और म्यू टाइम्स सॉरी एपरेंट डेप्थ तो हमें निकालना है ना, डिफरेंशिएट करता हूं एक सेकंड। तो ये हो जाएगा वी एपरेंट मतलब जो फिश को लग रहा होगा कि बर्ड किस स्पीड से आ रही है, इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल डेप्थ, मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बर्ड कितनी है। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बर्ड है 20, तो 20 म्यू हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 4/3 है इंटू 20, तो 80/3 आपका फिश को लगेगा कि बर्ड 80/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। तो अगर वाटर से ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज तेजी से नीचे आ रही है, और ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि स्लोली ऊपर आ रही है एक्चुअल स्पीड से, क्योंकि एपरेंट डेप्थ का पूरा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये वाला फॉर्मूला याद है तो बस डिफरेंशिएट करना है और जो वैल्यूज गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। सर इससे हम लोग वैसे नहीं निकाल सकते हैं कि μ2/μ1 इज इक्वल टू निकाल v1 सकते बाई हैं, v2। बिल्कुल निकाल तो सकते उससे भी तो सर सीधा आ जा रहा है। हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक्चुअली देखो ना, जो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए कोई फर्क Yes, नहीं sir. पड़ रहा है। तो अगर मूव कर रहे हैं तो भी आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, नोट कर रहे हैं। लिखिए लिखिए। तो दोनों का लिख लीजिएगा कि अगर ऑब्जर्वर फिश को देख रहा है और फिश ऊपर मूव कर रही है तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितनी फिश की स्पीड लगेगी, और अगर फिश रेस्ट में है और नीचे बर्ड या ऑब्जर्वर मतलब नीचे की तरफ बर्ड आ रहा है और फिश के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 80/3 आएगा। जब फिश रेस्ट में है और बर्ड नीचे डाइव कर रहा है, तो ये जो 80/3 है ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड है विद रेस्पेक्ट टू फिश। जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर आप में से कोई समझाना चाहे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो समझा दीजिए। सर ऐसे रिफ्लेक्शन होता है ना सर, तो उसका वो ना अपने मतलब जिस मीडियम में उसको इंसिडेंट करते हैं उस मीडियम में दोबारा आ जाता है। ओके, सर इंसिडेंट इसको किसी ऐसे एंगल पे डाला जाता है, इंसिडेंट किया जाता है कि जिसके बाद जो है वो टकराने के बाद वापस उसी उसमें आ जाती है। ठीक है। तो इसके लिए कोई उसी मीडियम कंडीशन में जो है है कि पूरी रेयर तरह से डेंसर जाना चाहिए, डेंसर से रेयर, या कब कैसा भी हो तब भी चल सर जाएगा? डेंसर से रेयर जाने चाहिए सर, डेंसर से रेयर रेयर। जाना चाहिए। ठीक है, देखिए टोटल सर इंटरनल क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल होता है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए कंडीशन बच्चों यही है कि रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर में जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों है, ये क्या कंडीशन है, मैं समझाता हूं आपको। ऑपोजिट एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो आपको पता है नॉर्मल से दूर डेविएट होती है ना, नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो। अब मान लीजिए आप ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो है वो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस होता है, तो ये कांस्टेंट है। अब आप लगातार इसको बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे को मूव कराते जाएं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ाते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू, ठीक है, इसको मैं क्रिटिकल एंगल बोल देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को भी एक्सीड कर जाता है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्रिटिकल एंगल के ऊपर उससे भी ज्यादा एंगल पे आपने इंसिडेंट रे डाली,
तो अब रिफ्रैक्शन का तो चांस नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम जा चुका है, तो क्या होगा, रे वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये एग्जैक्टली वही लॉज फॉलो करेगी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रॉपर, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा एंगल आएगा जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, वहां पे उस एंगल पे अगर आप रे को भेजेंगे तो रे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगी। इसी को ग्रेजिंग एंगल भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पैरेलल टू द सरफेस रे जाती है। ठीक है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा मतलब रे जो आप भेजेंगे वो रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। ये फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए बच्चों, जब रिफ्रैक्शन होता है ना, तो रिफ्रैक्शन ये होता है कि जैसे आप 100 जूल एनर्जी भेजेंगे तो 100 जूल एनर्जी का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ फ्रैक्शन वापस पानी में चला जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो कुछ भी रे का हिस्सा, एनर्जी का कुछ भी पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं होगा, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो टोटल पूरा 100 जूल एनर्जी भेज रहे हैं तो 100 की 100 जूल वापस सेम मीडियम में आ जाएगी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सर आप ऐसा बोल रहे थे कि डेंसर से रेयर में ही पॉसिबल है, रेयर से डेंसर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद ही सोचिए आप अगर रे को भेज रहे हैं आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल पहुंचेगा ही नहीं। आप ऐसा मान लीजिए ये सिचुएशन है, ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है ना, और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ाते बढ़ाते आप 90 पहुंचा देंगे, तब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 नहीं पहुंचेगा। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 90 पहुंच जाएगा, रिफ्रैक्शन 90 नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल से ऊपर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिराना। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, इसके केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री कभी आएगा ही नहीं, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो दो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि रे को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। सर ये क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है और कैसे निकाल देंगे, तो मान लीजिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ध्यान से देखिएगा, और हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं, तो एट क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा बताइएगा बच्चों आप लोग, है ना, हम लोग लिखेंगे μ1 साइन सी, μ1 साइन क्रिटिकल, और ये बराबर किसके लिख देंगे बताएंगे बच्चों, μ2 म्यू2 के बस म्यू2 साइन 90 साइन 90 μ2 साइन 90 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन क्रिटिकल आ जाएगा μ2 बाय μ1, वन और c बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। सर इसको याद कैसे रखेंगे कि μ2 कौन सा लेना है, μ1 कौन सा लेना है, देखिए बच्चों साइन क्रिटिकल है ना, तो एक से वैल्यू छोटी होगी, तो आप हमेशा छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे रख दीजिएगा, यानी आप हमेशा रेयर अपॉन डेंसर करिएगा, छोटी वैल्यू ऊपर डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू नीचे। तो मैं आपको दो मीडियम दे दूं, एक पेयर ऑफ मीडियम दे दूं, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो साइन इनवर्स छोटी वैल्यू बड़े डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू, दैट विल बी क्रिटिकल एंगल। अगर आप टीआईआर कराना चाहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड क्रिटिकल एंगल, और रे को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल लिख लीजिए, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका क्रिटिकल एंगल का, साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। डन सर। और एक नोट बना के बच्चों जरूर लिख लीजिएगा, एंटायर एनर्जी रिफ्लेक्ट्स बैक, टोटल एनर्जी कम्स बैक। इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी का कुछ भी फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट नहीं होगा, जो भी 100 जूल भेजेंगे 100 जूल पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोड, मतलब आप ये समझिए कंप्लीट रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो सब वैलिड होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन सर। ठीक,
और जो इस पे सवाल किया जाएगा क्रिटिकल एंगल पे और TIR पे, तो देखिएगा आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए सर, रुक जाइए। रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, सवाल देखिए इसी पे। बच्चों आया है क्या आंसर इसका? 1.5 into 10 raised to 1.5 into 10 पर 8 1.5 इंटू 10⁻8। ओके 3 आ रहा है, ठीक। 1.5 into 10⁻8। क्रिटिकल एंगल बच्चों 30 डिग्री दे रखा है, तो आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए साइन क्रिटिकल बराबर छोटी वैल्यू चूंकि वैक्यूम है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा, तो साइन 30 डिग्री क्रिटिकल वैल्यू दे रखा है 1 डिवाइड बाय म्यू। अच्छा मतलब म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, तो वो रेशियो होता है C/V का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो आप यहाँ पे C/V रख दीजिए, तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो C/2 हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो C 1.5 into 10 की पावर 8 आ जाएगी। बिल्कुल 1.5 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। बच्चों आप लोग एक चीज शायद जानते होंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ सर? जैसे आप किसी मीडियम से लाइट सनलाइट पास करेंगे जिसमें सारे कलर्स हैं, विबग्योर सारे कलर्स हैं, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी एक फैक्ट है बच्चों, ये बहुत जगह आपको यूज में आएगा, अभी आगे बढ़ेंगे तो कुछ सवालों में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर दो वेवलेंथ की आप रेज डालते हैं किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में, तो दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये नोट बना के कहीं पे लिख लीजिए, ये आपको यूज में आएगा आगे। एक ही लाइट दो अलग अलग मीडियम डाल जाएगी तो दो अलग अलग कलर देगी ना वो। अगर एक लाइट दो अलग अलग मीडियम से पास की जाए सर, तो दोनों में अलग अलग कलर हमें दिखाई देगा ना उसका। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो मीडियम चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन सर बाकी कलर तो वेवलेंथ पे डिपेंड शायद करता है ना। कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल अगर आप डिफरेंट म्यू अलग अलग कर देंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल वेवलेंथ अलग अलग होगी दोनों मीडियम के लिए, है ना, क्योंकि मान लीजिए एक मीडियम म्यू है, म्यू 1 मीडियम है और एक मीडियम म्यू 2 है, और इससे आप लाइट रे पास कर रहे हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल, है ना, वेवलेंथ कलर चेंज बिल्कुल कलर चेंज वेवलेंथ होगा चेंज सर। होगी तो
बिल्कुल कह सकते हो आप, है ना, वेवलेंथ चेंज होगी अगर, तो बिल्कुल ठीक है। बाकी एक पेपर फ्रीक्वेंसी में सेम क्वेश्चन रहेगी, आया था स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों चेंज होगा। और सर, एक क्वेश्चन था सर, हम पढ़ रहे हैं सर, उस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, उसमें इसी पे था सर वो बेस। इसमें था मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज फॉल्स ऑन द इंटरफेस separating two mediums after refraction, which of the following property of incident light rays does not change? ओके, कौन कौन सी चेंज नहीं होगी? ठीक सर है। हमने कहा था इसमें था वेवलेंथ, हाँ कलर, फ्रीक्वेंसी, और फिर बोथ 2 और 3 था। हाँ। तो सर हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने की है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा था कि फ्रीक्वेंसी और कलर दोनों ही चेंज हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी एक वो, देखिए, कलर और का कलर भी चेंज ऑब्जर्व, नहीं होगा। हाँ वही कलर, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ चेंज होगी। कलर जो सेंस करती हैं आंखें, वो एनर्जी, अगर एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी तो h इंटू न्यू, है ना। अगर आंखें जो सेंस करती हैं वो एनर्जी है, तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी h इंटू न्यू, जो फोटोन का हमारे आंखों पे पड़ेगा, ठीक है। तो यस सर। एक फोटोन की एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। बट एनर्जी जो हमारी, अब कलर एनर्जी से सेंस होता है, ठीक है, या वेवलेंथ नहीं, एनर्जी से सेंस होगा कलर, है ना। वेवलेंथ यस सर। से नहीं, एनर्जी से सेंस होगा कलर अगर एनर्जी से सेंस हो रहा है तो फिर कलर को नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज, वेवलेंथ चेंज, कलर एनर्जी ऑफ फोटोन से सेंस होगा तो नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो सर मैं इसको और आपको बताता हूँ क्लियर करके, लेकिन अगर एनर्जी सेंस, कलर सेंस होता है एनर्जी से, तो कलर को नहीं चेंज होना चाहिए। वेवलेंथ से जनरली इसलिए बोल देते हैं कि कलर को वेवलेंथ से एसोसिएट इसलिए कर देते हैं कि एक ही मान लीजिए सोर्स है, ठीक है, एक सन रेज है, और स्पीड, उस सब सारी सन रेज में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, नहीं सी कांस्टेंट रहेगा, और एफ और लैम्डा, ठीक है। तो जैसे विबग्योर हम लोग लिखते हैं वी से लेकर आर तक, तो वी से लेकर आर तक वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड मतलब सी को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। पर एक्चुअल में कलर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, कलर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो मेरे हिसाब से एनर्जी से एसोसिएट करना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक यस है। सर, समझ में आ गया आपको। यस सर, आ गया। मेरे हिसाब से जो कलर सर सेंस होगा ना आंखों में, वो फोटोन की एनर्जी से शायद सेंस होगा, ठीक है। यस सर, यस सर, फोटोन की एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है सर। हाँ, फोटोन की एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए, यस सर। तो खैर ये सर आप ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के साथ चेंज होगा। तो अगर दो कलर आप डिफरेंट वेवलेंथ के भेजेंगे सेम मीडियम में, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिलेशन, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इसी पे, सर बोलिए। सर इसमें ना कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे जो म्यू होता था वो हम लोग मानते थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था वेलोसिटी के, म्यू म्यू इनवर्सली 1 बाई प्रोपोर्शनल म्यू है टू। वेलोसिटी के, ओके। और सर वेलोसिटी जो है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी जो है, लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? v बराबर तो एफ लैम्डा लिखेंगे ना। ओके सर। वैसे ये बच्चों जो ये म्यू का जो रिलेशन आता है ना, वी म्यू बराबर ए बाई लैम्डा प्लस बी अपॉन सम लैम्डा स्क्वायर, कुछ ऐसा रिलेशन आता है। तो खैर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहता है, आप इतना याद रखिएगा। एक सवाल करते हैं इसी पे। चलिए बच्चों, इसका कुछ आंसर आया तो बताइए। सर 45 डिग्री आ रहा है। ओके,
45 डिग्री। Critical angle for glass air interface if a ray of light incident on a glass surface is deviated through 15 degree when the angle of incidence is 45 degree. तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस बताना है, ठीक है। तो साइन क्रिटिकल इज इक्वल टू म्यू 1/म्यू, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे आप लोग? म्यू1 So sin 45 upon म्यू1 sin. sin i इक्वल्स म्यू2 sin r। ग्लास इफ रे ऑफ लाइट Sin इंसिडेंट 45 ऑन, upon sin 30 से निकल जाएगी सर. हाँ 45 डिग्री से डेविएट हो रही, तो मान लीजिए बच्चों इधर एयर ले सर लेते हैं एक और इधर डिग्री से कुछ, एयर लिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, उसको अलग अलग कर लेंगे सस्टेंस उसके लिए। हाँ तो इसमें 15 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप निकालिएगा म्यू का वैल्यू, तो 1 इंटू साइन 45 डिग्री इट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करिएगा, √2, तो म्यू का वैल्यू √2 आ जाएगा, ठीक है। और साइन क्रिटिकल बराबर 1/√2, तो क्रिटिकल की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। Calculate the critical angle for glass air interface if ray of light incident on a glass surface is deviated to 15 degree when angle of incidence is 45 डिग्री, ठीक है। आप लोगों का क्रिटिकल एंगल कितना आया था बच्चों? क्या था? सर यही 45. आ रहा था। 45 यही आ रहा डिग्री था ना? यही आ रहा है सर, यही आ रहा है, तो यही आ रहा अच्छा है, बच्चों म्यू भी ये यही आ जैसे, रहा है। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आ रहा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। 45 डिग्री आ रहा है तो ये TIR क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या सिचुएशन है, क्यों TIR नहीं हो रहा? क्रिटिकल एंगल इसमें रे एरर से डेंसर जा रहा है। हाँ, ये एयर से मीडियम में जा रहा है। अगर आप मीडियम से एयर में भेज देंगे 45 डिग्री से, तो फिर TIR शो तब करने होगा। लगेगा। यस सर। हाँ, मतलब अगर आप रेयर से इधर डेंसर से आ रहा है। 45 डिग्री पे भेज देंगे तो फिर ये ऐसे करके चले जाएगा, ठीक है। जी सर। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पे। फोर्टी फाइव ओके सर, 45 डिग्री आ रहा है सर। ठीक। ray of light 45 travels degree. from denser medium having refractive index √2 to air. What should be the angle of incidence for ray to emerge out? बताइए बच्चों इसका आंसर, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए रे ताकि सर बाहर आ जाए? 45 डिग्री आ रहा है. 45 डिग्री आ रहा है सर। सर 45 डिग्री। हाँ, क्रिटिकल एंगल जैसे बच्चों इसके लिए निकालेंगे तो 45 डिग्री आ गया होगा। कैसे क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री? तो साइन क्रिटिकल बराबर स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू की वैल्यू आ गई होगी 45 डिग्री। तो जो अगर आप चाहते हैं कि रे बाहर आ जाए, इफ यू वांट रे टू इमर्ज आउट, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम रखनी चाहिए। तो एनी एंगल लेस देन 45 डिग्री रे बाहर आ जाएगी, और जो भी एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा उसके लिए TIR हो जाएगा, रेज बाहर नहीं आएंगी। तो कोई, हाँ सर मुझे सर अगर इक्वल टू 45 हो गया तो इक्वल टू 45 हो गया तो बाहर आएगी, क्योंकि है ना, आप ऐसा अगर इक्वल टू 45 डिग्री बोलेंगे तो ऐसे करके बाहर आएगी, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, पर बाहर आएगी, है ना, मतलब पैरेलल टू सरफेस जाएगी। जस्ट इमर्ज आउट बोल देंगे। जस्ट इमर्ज आउट बोल देंगे, उससे कुछ भी ज्यादा होगा तो अंदर चली जाएगी, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ 90 डिग्री पे पूछना? तो वो हो जाएगा सर, ग्लेजरिंग इमरजेंसी हो जाएगा, मतलब वहाँ हाँ। पे। पीछे वाला सर, हाँ। इससे एक बार पीछे वाला क्वेश्चन करना। ओके, सर इसने कहा है कि इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास, तो अगर मतलब ग्लास के ऊपर इंसिडेंट है तो फिर 45 डिग्री का एंगल क्या ग्लास के साथ जब इंसिडेंट होगी तब नहीं बनाएगी? नहीं मैं बताता हूँ। पूछा गया कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। एक ग्लास एयर का इंटरफेस है, उसके लिए आप क्रिटिकल एंगल बता दो। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 45 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो देखिए ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, साइन क्रिटिकल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लार्जर वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, है ना।
तो अब हमें एयर का तो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल सर, हाँ क्रिटिकल एंगल वही होता है ना कि जिससे ज्यादा अगर इंसिडेंट रे हो तो वो टोटल रिफ्रैक्शन कर देगा। राइट। तो फिर अगर सर ये एयर से मीडियम में जा रहा है तो फिर तो होगा ही नहीं, तो फिर तो इनफाइनाइट नहीं आ जाएगा एंगल। हाँ मैं वही आपको समझा रहा हूँ। देखिए सवाल में आपको ये पूछा गया, ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल बता दो ग्लास एयर इंटरफेस का, ठीक है। तो म्यू एयर का 1 हो गया, म्यू ग्लास का हमें ढूंढ के कहीं से लाके रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कहीं से लाके रखना पड़ेगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये जानकारी दी हुई है कि अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी हुई है यहां से लेकर लास्ट तक, ये आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसकी मदद से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल पाए। तो जब इसको यूज किया हम लोगों ने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। इसको यूज करने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू आ गई √2। तो इस √2 की वैल्यू को फिर यहां पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास √2 है तो 1/√2 कर देंगे। तो साइन क्रिटिकल कितना हो जाएगा, साइन क्रिटिकल बराबर 1/√2। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इसका मतलब कि अगर आप ग्लास से एयर की तरफ रे को भेजेंगे, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ एयर रे को भेजेंगे और 45 डिग्री पे भेजेंगे, तो जो रे बाहर आएगी वो 90 डिग्री पे आएगी, ठीक है। तो 45 डिग्री ये क्रिटिकल एंगल हो गया इसका। अब 45 डिग्री से कोई भी एंगल ऊपर भेजेंगे तो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे तो होगा ही नहीं TIR, क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहां तो किसी भी एंगल पे भेज दीजिए नहीं होगा। लेकिन इसके लिए अगर आप 45 डिग्री से ऊपर भेजेंगे तो रे वापस बाउंस बैक हो जाएगी। समझ में आया आपको? तो जो यस सर। हाँ पूछा ये गया है आपसे, और ये निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फिर आगे की जानकारी दी गई है, ठीक है। तो मतलब और ये सेकंड इन्फॉर्मेशन में निकालने के लिए दी गई है। राइट। और बच्चों एक ग्लास चीज सुन की। लीजिए, आपको सवाल में ऐसा कभी बोलेगा नहीं कि रे को डेंसर से रेयर भेज रहे हैं। वो अंडरस्टूड है कि अगर TIR होगा तो डेंसर से रेयर ही भेजना पड़ेगा। आपको हर बार सवाल में 2 मीडियम दे देंगे और पूछ देंगे इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बताओ, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि साइन क्रिटिकल बराबर स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय लार्जर वैल्यू। वो आपको खुद ब खुद समझना है कि TIR हो रहा होगा तो डेंसर से रेयर ही भेज रहा होगा, ठीक है। तो उसमें बोले या ना बोले आपको समझ जाना है कि TIR के लिए क्रिटिकल एंगल निकलवा रहा है तो डेंसर से रेयर में ही भेज रहा होगा। एक और सवाल करते हैं इसी पे। आया क्या बच्चों आंसर कुछ? सर साइन इनवर्स 3/4 आ रहा है पर फिर ऑप्शन में है ही नहीं है। अच्छा ओके, साइन इनवर्स 3/4 आ रहा है, यस सर। तो उससे कुछ यस निकाल सर, के साइन tan इनवर्स मैंने भी 3/4। tan में निकाल के देखो, शायद tan का मैच कर जाए। cos का तो नहीं मैच करेगा, साइन का भी मैच नहीं करेगा, tan में देखो शायद कुछ मैच कर जाए। तब भी नहीं आ रहा सर। तब भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं। बच्चों देखिए जो साइन क्रिटिकल है वो रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का, और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सर स्पीड। फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आ वाला जाएगा, ऑप्शन आ ओके। जाए। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होता है बच्चों C/V। तो जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर लिखेंगे तो स्पीड इन डेंसर टू स्पीड इन रेयरर। कुल मिला के आप छोटी स्पीड ऊपर लिख लीजिए, बड़ी स्पीड नीचे। तो छोटी वाली स्पीड है 1.8 इंटू 10 के पावर 1.5 इंटू 10 के पावर 8, और बड़ी स्पीड है 2 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 15/20, तो 3/4 है ना। तो क्रिटिकल साइन क्रिटिकल की वैल्यू 3/4 है, फर्स्ट आ रहा है सर, फिर 10 में कन्वर्ट करके। ठीक है। तो इसमें से देखिए बच्चों कॉस इनवर्स है, ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 बचे तो tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्रिटिकल और साइन क्रिटिकल होता है ऑपोजिट 3, और ये हो जाएगा अपॉन 3/4, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 9 - 4 7 आ जाएगा। तो tan क्रिटिकल लिखेंगे
तो 3/7 आ जाएगा, तो क्रिटिकल की वैल्यू, सॉरी 3/√7, 3/√7। √7, तो क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 3/√7, पहला वाला आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए इस पे एक और सवाल करते हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक, और देखिए इसी पे एक, चलिए बताइए बच्चों, सिंपल सा सवाल है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इट गेट्स क्रिटिकली सर रिफ्रैक्टेड। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन TIR। चलिए अगला डी सवाल। ऑप्शन, यस। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर। क्रिटिकल एंगल इनमें से किसके लिए मिनिमम होगा? क्रिटिकल एंगल ऑफ, फोर्थ ऑप्शन। ए फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए। ओके की वेवलेंथ रेडियस तो म्यू ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही। ठीक है बच्चों। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन क्रिटिकल बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ठीक है, यानी बच्चों अगर आप देखो यहाँ से आप लिखना चाहो ना साइन क्रिटिकल, तो आप लिख सकते हैं 1/μ डेंसर टू म्यू रेयरर। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल बराबर लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू Dad, please. क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स Dad. क्या क्या, ऐसे मैच कर रही है सर। अच्छा अच्छा, क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स 1/μd/μr, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर। अब या आप ऐसे मानो बच्चों, किसी भी मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। ठीक है, कोई भी मीडियम ले लो आप, ग्लास वाटर ले लो, एयर ले लो, कुछ भी ले लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, सवाल में पूछा गया मिनिमम फॉर, इनमें से किसके लिए मिनिमम है, तो मिनिमम होगा जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो विबग्योर में मिनिमम होता है वॉयलेट के लिए, तो क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम हो जाएगा वॉयलेट के लिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसी से हो जाएगा। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। हाँ, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो क्रिटिकल एंगल sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। तो जिसके लिए Wavelength के। वेवलेंथ मिनिमम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम होगा। तो वॉयलेट के लिए मिनिमम है, इसलिए क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम हो जाएगा वॉयलेट के लिए। नेक्स्ट करें बच्चों इसी में, सर रुक जाइए लिख लीजिए। लिखिए। डन सर। Dancer
अगला सवाल करते हैं। क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर बिकॉज क्रिटिकल एंगल इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन। रीजन सी होगा सर, रीजन करेक्ट इनकरेक्ट है रीजन। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। यस सी ऑप्शन Yes, sir, होगा। सही है। वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है, यहां तक तो बात सही है, थीटा क्रिटिकल इक्वल साइन इनवर्स 1/μ, लेकिन यहां पे गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के, तो क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ के। तो सी ऑप्शन है, सेकंड गलत है। एक और देखिए, सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा। When the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media, what will the angle of refraction? एक और करते हैं बच्चों, देखिए। सर सी ऑप्शन ओके, सर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है सी ऑप्शन बच्चों। साइन क्रिटिकल बराबर रेयरर मीडियम डिवाइड बाय डेंसर, तो 4/3 बच्चों ये हो जाएगा आपका 1.3, तो यही रेयरर है, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये बन जाएगा बच्चों 8/9। तो क्रिटिकल एंगल बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 8/9। सी ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए बच्चों, एक सवाल लगा रहा हूं, ये क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि अभी नया टॉपिक हम लोग नहीं शुरू करते हैं आज, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिए, नहीं होता है तो फिर मैं समझाता हूँ। और सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, फिर दूसरा वाला होगा। चलिए तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, और द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो मिरर को हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव करा दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the stationary object. The distance by which position of image would be shifted will be. तो देखिए बच्चों, पहले जब ये पोजीशन 1 थी मिरर की, तब इमेज बन रही थी यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। जब आपने इसको 4 सेंटीमीटर इधर करा, तो अब इस वाले मिरर से 8 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बन रही होगी, और इसको 4 सेंटीमीटर तो 8, तो 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर, यानी जो नई पोजीशन होगी इमेज की वो यहाँ पे होगी, ये इमेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ से कितना दूरी पे बनेगा, 8 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो पहले यहाँ पे थे इमेज की पोजीशन I1, और यहाँ पे बाद में आ गया I', तो कितना शिफ्ट हो गया बच्चों, बताएंगे कितना शिफ्ट हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं सर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 8 शिफ्ट होगा। यस सर।
सर ये सर 12 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, I1 से I तक, 1 से I तक 12 हो गया, फिर उसके बाद में 4 और जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी और जो पहले इमेज की पोजीशन थी, चूंकि ये 12 है तो ये भी 12, तो ये टोटल 24 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 24 सेंटीमीटर थी। उसके बाद यहां से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको रेफरेंस मान के मेजर करते हैं तो ठीक रहेगा। ये स्टेशनरी है तो यहां से लेकर जो नई पोजीशन ऑफ इमेज है वो 16 है। ठीक है, तो यहां तक की दूरी 16 है। ठीक है, तो पहले 24 था, अब 16 है, यानी कि जो शिफ्ट हुआ होगा बच्चों वो 8 हुआ होगा। एंड किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा? टुवर्ड्स द मिरर। टुवर्ड्स द मिरर, 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, बी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाए थे बच्चों आप लोग? सर यस। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।